बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी का आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इस चैप्टर से पहले हम गैसियस एक्सचेंज और होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वाले चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है और कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखिए, हम जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल के अंदर मुसलसल तब्दीलियाँ आती रहती हैं और उन तब्दीलियों का असर हमारी बॉडी पर होता है। बज़ औक़ात इस तरह होता है कि कोई एक्सटर्नल चेंज आती है, वो एक्सटर्नल चेंज हमारी बॉडी को कोई ना कोई काम करने पर मजबूर कराती है, या इस तरह होता है कि बॉडी के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आती है कि जो अचानक कोई काम करने पर मजबूर कराती है। तो मतलब बॉडी के बाहर कोई तब्दीली आए या बॉडी के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आए कि जो हमारी बॉडी को रिस्पांस देने पर मजबूर करे, तो उस तब्दीली को नाम देते हैं स्टिमुलस का, और उसके प्लूरल फॉर्म है स्टिमुली। ठीक है। तो अब जब कोई इंटरनल चेंज आती है या एक्सटर्नल चेंज आती है जिसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना चाहती हो, तो वो रिस्पांस देने के लिए हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना लाजमी है। तो किसी भी एक्सटर्नल चेंज को रिस्पांस करने के लिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो इंटीग्रेशन पैदा होता है, जो हम आहंगी पैदा होती है, उस आहंगी को पैदा करके जब बॉडी किसी स्टिमुलस को रिस्पांस करती है तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। कि इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुली एंड टू कीप हार्मनी विद एनवायरनमेंट। कि जब एनवायरनमेंट के अंदर कोई तब्दीली आती है या बॉडी के अंदर कोई तब्दीली आती है, तो उस तब्दीली को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ करते हैं, एक ताल्लुक़ बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से माहौल के अंदर जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली और हमारी बॉडी के दरमियान एक हम आहंगी पैदा होती है। मतलब उस तब्दीली का ज़्यादा असर नहीं पड़ता हमारी बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। दो चीज़ें होंगी कोऑर्डिनेशन के अंदर कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि उस कोऑर्डिनेशन का मकसद क्या होता है कि किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करना। तो इस प्रोसेस को नाम देंगे कोऑर्डिनेशन का। अब कोऑर्डिनेशन होती है दो किस्म की। उनमें एक कोऑर्डिनेशन को नाम देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी कोऑर्डिनेशन को नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन सी होती है? ऐसी कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होती हो, मतलब जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो, और इनके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स इन्वॉल्व हों, तो उस कोऑर्डिनेशन को नाम देते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन मैमल्स के अंदर होती है और कुछ और एनिमल्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इसके बाद दूसरी जो टाइप है कोऑर्डिनेशन की, उसको नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसके नाम से जाहिर है कि ऐसी कोऑर्डिनेशन जो केमिकल्स के जरिए से हो, उसको नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब जो केमिकल्स हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कराते हैं, उन केमिकल्स को नाम देते हैं हार्मोन्स का। तो हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। ऐसी कोऑर्डिनेशन जो कुछ केमिकल्स यानी हार्मोन्स की वजह से होती है, उस कोऑर्डिनेशन को नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का। अब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस ये एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस प्लांट्स में नहीं होता। तो अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेशंस को उनको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कोऑर्डिनेशन का, कि कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता किस तरह है। कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता किस तरह है? तो कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग स्टिमुलस। स्टिमुलस को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। किसे कहते हैं? कि एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, कोई भी एक्सटर्नल चेंज या कोई भी इंटरनल चेंज, मतलब बॉडी के बाहर आने वाली कोई तब्दीली या बॉडी के अंदर आने वाली कोई तब्दीली,
कोई भी ऐसी तब्दीली कि जो हमारी बॉडी को कुछ काम करने पर मजबूर करे, जो हमारी बॉडी को रिस्पांस देने पर मजबूर करे, उस तब्दीली को नाम देते हैं स्टिमुलस का। और स्टिमुलस को बॉडी के जो हिस्से रिसीव करते हैं उन हिस्सों को नाम देते हैं रिसेप्टर्स का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है रिसीविंग स्टिमुलस, कि कोई तब्दीली आएगी तो उसको बॉडी के कुछ मखसूस हिस्से रिसीव करेंगे और उन रिसीव करने वाले हिस्सों को नाम देते हैं रिसेप्टर्स का। मिसाल के तौर पर एकदम से कहीं पे रोशनी आ गई, तो अब एकदम से रोशनी का आना स्टिमुलस, और रोशनी को बॉडी का कौन सा हिस्सा रिसीव करेगा, आंखें रिसीव करेंगी। तो आंखें यहाँ पर क्या होंगी, रिसेप्टर। या अचानक कहीं से कोई आवाज आ गई तो आवाज का आना स्टिमुलस, और जिस्म का कौन सा हिस्सा उसको रिसीव करेगा, कान। तो कान यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि किसी स्टिमुलस का पैदा होना और उस स्टिमुलस का रिसेप्टर्स के जरिए से रिसीव होना। जब रिसेप्टर्स स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद दूसरा स्टेप है मैसेज टू कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर ऐसे पार्ट्स को कहते हैं कि जो किसी स्टिमुलस को किसी रिसेप्टर से आने वाले मैसेज को पहले रिसीव करते हैं, रिसीव करके वो उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद वापस रिस्पांस देने के लिए कुछ कमांड भेजते हैं। तो उन हिस्सों को नाम देते हैं कोऑर्डिनेटर। कि ऐसे हिस्से जो पहले रिसेप्टर से आने वाले मैसेज को रिसीव करें, फिर उसको एनालाइज करें, और फिर कोई रिस्पांस देने के लिए बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ कमांड भेजे, तो उन हिस्सों को नाम देते हैं कोऑर्डिनेटर्स का। रिसेप्टर से मैसेज जाता है कोऑर्डिनेटर तक। तो अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में कोऑर्डिनेटर्स होंगे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, ये कोऑर्डिनेटर्स होंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन की सूरत में कोऑर्डिनेटर होंगे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये आगे एंडोक्राइन सिस्टम में हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो अब मैसेज जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक जाता है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में जाएगा नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में चला जाएगा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की फॉर्म में, ये मैसेज चला जाएगा। और इसके बाद तीसरा स्टेप आता है रिस्पांस का, कि जब कोऑर्डिनेटर तक मैसेज पहुंच जाए तो कोऑर्डिनेटर पहले उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद कोऑर्डिनेटर कोई रिस्पांस देगा, कोऑर्डिनेटर उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद कोऑर्डिनेटर वापस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ कमांड भेजेगा ताकि उस स्टिमुलस के खिलाफ कोई एक्शन, कोई रिएक्शन हो जाए बॉडी के अंदर। तो रिस्पांस कहते किसे हैं, रिएक्शन टू स्टिमुलस, के कोऑर्डिनेटर वापस कमांड भेजेगा जिस्म के मखसूस हिस्सों तक, उन हिस्सों को नाम देते हैं इफेक्टर्स का। नर्वस कोऑर्डिनेशन की केस में इफेक्टर्स होते हैं मसल्स या ग्लैंड्स, और केमिकल कोऑर्डिनेशन की सूरत में इफेक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स या मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज। तो जब इफेक्टर्स तक मैसेज आता है तो फिर इफेक्टर्स कुछ रिस्पांस शो करते हैं, मतलब जो स्टिमुलस पैदा हुई है उस स्टिमुलस के खिलाफ इफेक्टर्स कोई एक्शन करते हैं, और उस एक्शन के नतीजे में जो स्टिमुलस का असर होता है बॉडी के अंदर, वो असर बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या उस असर के अंदर, उस तब्दीली के अंदर बॉडी से जिस काम की डिमांड हो रही है वो काम हो जाता है, और वो काम होने के बाद फिर आगे सिस्टम स्मूथली चलने लगता है। ठीक है, अभी आप मिसाल के तौर पर एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, अचानक कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। दरवाजे पे दस्तक देना क्या होगा, स्टिमुलस, और आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा रिसीव करेगा, कान। तो कान यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर। फिर कानों से पैगाम कहाँ पर जाएगा, ब्रेन। तो ब्रेन यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेटर। अब कानों से पैगाम जो ब्रेन तक जाता है ये किस फॉर्म में जाएगा, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन पहले उस पैगाम को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद एनालाइज करेगा। एनालाइज में ये पता लगाएगा कि ये क्या हो रहा है, तो पता चलेगा दस्तक की आवाज़ आई है, कहाँ पर आई है, इस दरवाजे पर आई है, अब क्या करना है, तो ब्रेन कहेगा दरवाज़ा खोलना है। अब दरवाज़ा खोलने के लिए ब्रेन वापस कमांड भेजेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उठेंगे जगह से। तो सबसे पहले ब्रेन कमांड भेजेगा यहाँ पर मौजूद जो मसल्स हैं उन मसल्स को, तो इनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा होगी और ये हमें खड़ा कर देंगे। फिर इन्हीं मसल्स की वजह से हम आगे चलेंगे
और आगे चलेंगे दरवाज़ा खोलने के लिए, जब वहाँ तक पहुँच गए तो फिर ब्रेन फौरन कमांड भेजेगा यहाँ पर जो मसल्स है कि अब आपने अपने हाथ को हरकत देकर दरवाज़ा खोलना है। जब अपने हाथ को हरकत देंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, तो यहाँ पर ये इस जगह पर जो पैगाम पहुँचता है, इन मसल्स तक पैगाम को वापस कमांड पहुँचती है, तो इन मसल्स को क्या नाम देंगे? अफेक्टर्स का नाम देंगे। और ये जाकर जब दरवाज़ा खोलेंगे तो उस दरवाजे के खोलने को क्या कहेंगे? रिस्पांस कहेंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन में हमने कहा था बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान इंटीग्रेशन होती है कि पहले कानों ने सुना, फिर दिमाग को भेजा, दिमाग ने पहले पाँव की मसल्स को पैगाम भेजा, फिर पाँव की मसल्स के बाद हाथ की मसल्स को पैगाम भेजा, मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान इंटीग्रेशन हुई और जाकर दरवाज़ा खुल गया। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन का। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।